नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस का राज में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लिंकेज या सहलगनता, जो जीन विनिमय से पूर्णतः अलग है, परंतु उसकी जो अध्ययन है वो जीन विनिमय के साथ ही या कॉमन में लेकर किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने सहलगनता के बारे में देखा था और पढ़ा था कि जो बेट्स में पुनेट थे उन्होंने मीठी मटर पर अपना प्रयोग किया था। बेट्स पुनेट ने इन्होंने मीठी मटर पर प्रयोग करते हुए यह पाया कि अव्वल पीढ़ी में तो सभी पादप नॉर्मल थे, यानी कि नीले पुष्प व लंबे परागण वाले थे, ठीक है। परंतु जब इनका टेस्ट क्रॉस करवाया गया था, परीक्षार्थ संकरण करवाया गया था, तो जो जनकीय स्वरूप थे उनकी संख्या वो अधिक थी पुनर्युगजीय स्वरूप, यानी कि जो माता पिता से समानता रखने वाले जो लक्षण वाले पादप थे उनकी संख्या अधिक थी पुनर्युगजीय जो विभिन्नताएं प्रदर्शित करने वाले पादप थे। तो ये जो पुनर्युगजीय रिकॉम्बिनेट प्लांट थे, तो इन पुनर्युगजीय स्वरूपों में विभिन्नताएं हैं वो जीन विनिमय के कारण हुई थी। यानी कि जो किसी गुणसूत्र के जीन विनिमय की परिभाषा की बात करें तो जैसे कि ये कोई गुणसूत्र है और ये कोई गुणसूत्र है, तो किसी गुणसूत्र के समजात गुणसूत्रों के, कौन से गुणसूत्रों में? समजात गुणसूत्र जीन विनिमय की कुछ विशेष परिस्थितियां होती है और परिभाषा को किस प्रकार से हम उसको डेफिनेशन दे सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि समजात गुणसूत्रों के ये गुणसूत्र है, ये समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि असमजात गुणसूत्रीय, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों का या जीनों के खंडों का आदान प्रदान, जैसे कि ये हो गया सेंट्रोमियर, ये कोई जीन है दो, यानी कि इसके अंदर जीन पाए जाएंगे, ये तो दो गुणसूत्र है, तो यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, तो एक इसकी भुजा आएगी और एक इस गुणसूत्र की भुजा आएगी, यानी कि समजात गुणसूत्र है और असमजात भुजाएं, असमजात गुणसूत्रीय भुजाएं जिनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, तो उनके मध्य जीनों का आदान प्रदान यानी कि ये इस प्रकार से होगा, यानी कि इसके कुछ गुण है वो इसमें जाएंगे और इसके कुछ गुण इसी में आएंगे। इसी कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण जीन विनिमय ही है। तो परिभाषित इस प्रकार से किया जाएगा कि जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम विभाजन जब गेमेट निर्माण होता है तो उस दौरान जीन विनिमय की क्रिया होती है। और परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा कि युग्म के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री प्रथम है और प्रोफेज फर्स्ट है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उपप्रावस्था, ये 5 उपप्रावस्थाएं होती है। प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उपप्रावस्था, अर्धसूत्री प्रथम है, प्रोफेज प्रथम है, पेकाइटिन उपप्रावस्था के दौरान समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य जीनों का आदान प्रदान ही है वो जीन विनिमय कहलाता है। यानी कि कुछ टॉपिक्स हो गई, अर्धसूत्री प्रथम में होगा और समजात गुणसूत्रों में होगा, प्रोफेज फर्स्ट में, पेकाइटिन उपप्रावस्था में, ये आप ध्यान रखें, पेकाइटिन उपप्रावस्था, पेकाइटिन उपप्रावस्था में जीन विनिमय की क्रिया संपूर्ण होती है। तो इस दौरान क्या होगा, जो जैसे कि हम इसको एक घंटे से रूप ले लेते हैं, एक ये हो गया और इसका एक ये हो गया, तो इधर से आएंगे जो इस वाले का इधर ये होगा जीन विनिमय और एक ये हो गया, तो यहाँ पर जीन विनिमय हो रहा है इन दोनों के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। तो यहाँ पर इस प्रकार से संरचना बन रही है इंग्लिश के एक्स के समान। तो इस संरचना का वो काइजमा या कई वैज्ञानिक इसको काइजमेटा नाम देते हैं, काइजमा या काइजमेटा।
काइजमेटा। तो आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि जीन विनिमय की कुछ विशेष परिस्थितियां लिखिए, तो पहला तो यह हो गया कि यह अर्धसूत्री प्रथम में होता है, प्रोफेज प्रथम प्रावस्था होती है और पेकाइटिन उप प्रावस्था में होता है। इस दौरान जीनों के खंडों का आदान प्रदान होता है, समजात गुणसूत्रों के मध्य नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भाग लेते हैं और काइजमा या काइजमेटा जो भी नाम कहिए, मैं तो काइजमा कहता हूँ, तो इस दौरान काइजमा का निर्माण होता है। तो सेल घनता एक अलग टॉपिक है और जीन विनिमय वो एक अलग टॉपिक है। वहां पर जो अनुपात प्राप्त हो रहा था 7:1:7, वहां पर ये जो 7:7 अनुपात वाले पादप थे, ये थे सेल घनीय कारणों के परिणाम स्वरूप, यानी कि सेल घन जीनों ने वो सेल घन लक्षण प्रदर्शित किए। और ये जो 1:1 वाले ये है ना, ये पुनर्योगजीय स्वरूपों से परिणाम हुए पादप थे, यानी कि पुनर्योगजीय डीएनए बना था उनमें और गुणसूत्रों में जीनों का आदान प्रदान हुआ था, जीन विनिमय की क्रिया हुई थी। तो इस जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, इसी ने वो पुनर्योगजीय पादपों को अलग स्वरूप दिया था। तो ये हो गई जीन विनिमय की कुछ सामान्य परिस्थितियां। तो अब हम देखते हैं कि जीन विनिमय में वो लक्षण क्या क्या होंगे, यानी कि हाँ भी ये जीन विनिमय हो रहा है तो उसके क्या लक्षण होंगे और प्रकार कितने होती हैं और यह किन क्रियाओं से प्रभावित होता है। तो पहले हम बात करते हैं लक्षण की। लक्षण हम पीछे भी पढ़ लिए अभी। तो पहला तो यही था कि यह समजात गुणसूत्रों में होता है। दूसरी बात की यह समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भाग लेते हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये पूरा ब्लैक है और ये व्हाइट है, यानी कि ये भरा हुआ है और ये खाली है। तो इन दोनों ने वो जीन विनिमय किया, इसका कुछ पार्ट इसमें गया और इसका कुछ पार्ट इसमें आया। तो परिणाम स्वरूप यहाँ से ब्लैक है वो निकल गया और व्हाइट प्रवेश कर गया, और यहाँ से ब्लैक निकल कर या व्हाइट वाले में या खाली वाले में प्रवेश कर गया। तो यह इस प्रकार आप जीन विनिमय को समझ सकते हैं। तो लक्षणों के अंदर तीसरा हो गया समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और प्रोफेज। पहले हम करते हैं अर्धसूत्री प्रथम। अर्धसूत्री प्रथम में होता है, इसी में कर लीजिए या अलग लिख सकते हैं आप। प्रोफेज फर्स्ट में और उप प्रावस्था होती है पेकाइटिन, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उप प्रावस्था में होता है। आप निबंध रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उप प्रावस्था। और अगला है जीन विनिमय के दौरान काइजमा या काइजमेटा बनते हैं। इस प्रकार से एक्स के समान आकृति बनती है जिसको काइजमा या काइजमेटा कहा जाता है। और एक और कर लेते हैं, जीन विनिमय वो लैंगिक जनन की आवश्यक घटना है। आवश्यक घटना क्यों है? जैसे कि यह जीन है वो ऐसा कैसा ही रह जाएंगे तो विभिन्नताएं कहाँ से प्रदर्शित होगी, समझ सकते हैं आप इस बात को। तो इसीलिए जीन विनिमय को वो लैंगिक जनन की आवश्यक घटना माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकार की। प्रकार तो हमने पीछे पढ़ा था पूर्ण सेल घनता और अपूर्ण सेल घनता में सेल घनता के प्रकार थे। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, एकल जीन विनिमय। एकल जीन विनिमय नाम से स्पष्ट है, एकल यानी कि एक। तो इस प्रकार के जीन विनिमय में केवल एक काइजमेटा बनता है, एक ही काइजमेटा बनता है। तो क्या हो गया, यानी कि दो ही गुणसूत्र भाग लेंगे, ठीक है। दो ही गुणसूत्र भाग लेंगे तो एक ही काइजमेटा बनेगा। और दूसरा में हो गया दोहरा जीन विनिमय। दोहरा जीन विनिमय में क्या होगा, काइजमेटा का निर्माण है वो दो होगी, यानी कि दो काइजमेटा बनेंगे। अब यहाँ पर एक और आ गया, जैसे कि ये आ गया, इसका एक भरा हुआ है एक खाली है, तो एक यहाँ पर बन जाएगा और एक यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो दो काइजमेटा बन गए, यानी कि दो या एक्स या काइजमेटा, हम इसको एक्स कह देते हैं, दो काइजमेटा बनेंगे। तो इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा जीन विनिमय जिसमें गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनकी संख्या दो से अधिक होती है। यहाँ पर दो ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भाग ले रहे हैं तो एकल जीन विनिमय, और यहाँ पर दो ये हो गए और दो ये हो गए तो चार ले रहे हैं भाग, यानी कि दो से अधिक है तो उसको दोहरा जीन विनिमय कहा जाएगा। तीसरा है बहुजीन विनिमय।
बहुजीन विनिमय, बहु मतलब कि बहुत अधिक, दो से अधिक, यानी कि परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, जब जीन विनिमय के दौरान दो से अधिक, दो नहीं होंगे, दो तो दोहरा जीन विनिमय हो गया, दो से अधिक काइजमेटा बनते हैं तो उसको बहुजीन विनिमय कहा जाएगा। यहाँ पर और आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो इस प्रकार से काइजमेटा का निर्माण है वो दो से अधिक होगा, उसको बहुजीन विनिमय कहा जाएगा। अब है प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक है वो सेल घनता से पूर्णतः अलग होंगे, यानी कि उम्र बढ़ने पर सेल घनता का मान कम होता है, वह एक सेम ही है, यानी कि उम्र बढ़ने पर जीन विनिमय का मान घटता है। ठीक है, वहां भी घट रहा था, परंतु यहाँ पर क्या होगा कि वहां हमने देखा था सेल घनता में दूरी बढ़ने पर सेल घनता कम होती है, परंतु जीन विनिमय दूरी बढ़ने पर बढ़ता है। दूरी अधिक होगी तो जीन विनिमय भी अधिक होगा। नेक्स्ट है तापमान एंड एक्स रेज। यहाँ एक्स का मतलब यहाँ काइजमा नहीं है, यहाँ है अल्फा किरणें। तो तापमान और एक्स विकिरणों के यूज से जीन विनिमय का मान कम होता है। ठीक है, तो ये हो गए लक्षण, प्रकार और जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक।